अरिस्टोटल ये कह रहा है कि राजा बिना रिश्वत के तो नहीं चल सकता, रिश्वत तो चाहिए। और वो ये कह रहा है कि ये सिस्टम में करप्शन तो जरूरी है। तो मैंने कहा ना, टैक्स आया 25% राजा ने अपनी जेब में रखा, ये क्या है? करप्शन नहीं है? टोटल टैक्स आया, उसका 25% राजा ने अपनी जेब में रख लिया, करप्शन है। अब अरिस्टोटल कह रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है कि ये तो चाहिए ही नहीं, तो राजा काम कैसे करे? और 25% बांट लिया, चर्च को दे दिया, और 50% बांट लिया उसके सब अधिकारियों ने। तो आपके हिसाब से 100% करप्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो वो तो उनकी सोसाइटी का अंग है करप्शन। और बाद में इसको दूसरे तरह से भी कहा जाता है, बार बार आपने सुना भी होगा कि ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, करप्शन उसके लिए बहुत जरूरी है, बिना करप्शन के सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं चलता, तो राजा का तंत्र भी नहीं चलता। वो कह रहा है अरिस्टोटल कि रिश्वत तो है, जरूरी ही है, और वो बटी हुई है। राजा है उसको सबसे ज्यादा मिलेगी, उसके नीचे चर्च को मिलेगी, उसके नीचे उसके जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको मिलेगी। और अगर कोई ऐसा करने में विफल रहे तो सजा है अधिकारियों को। और टैक्स के सारे कानून ये आई हुई रकम का बंटवारा करने के लिए ही हैं वहां पर, जितने भी टैक्सेशन के लॉज हैं, कि रकम आ गई है लोगों से, अब उसका बंटवारा कर लो। अब देखिए एक महत्व की बात, अरिस्टोटल क्या कह रहा है और फिर बाद में नियम बनता। अरिस्टोटल ये कह रहा है कि राजा जो भी आदेश दे वो ऐसी भाषा में होना चाहिए कि गुलामों को कभी भी समझ में ना आए। अरिस्टोटल कह रहा है तो नियम वही है। तो राजा जो है इतनी अधिक घुमावदार और जटिल और खराब माने जटिल शब्दों का प्रयोग करके आदेश दे, और वो आदेश ऐसा हो जो किसी भी गुलाम को समझ में ना। गुलाम में कौन है? 95% क्लास, आप ध्यान रखना। तो 95% क्लास को समझ में नहीं आए ऐसा आदेश राजा को देना है। समझ में किसके आए? वो जो 5% उसके साथ है उनके समझ में आए। तो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना, ये गेट एग्रीमेंट समझ में नहीं आए, तो ये बनाया ही नहीं आपके लिए, तो ये तो बनाया गया है वो 5% क्लास के लिए जो राजा के साथ मिलकर लूटखोरी में लगा हुआ है। तो आप जब बार बार कहते हैं ना, यूरोप में जितने भी कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, सबकी भाषा बहुत क्लिष्ट होती है, उनके शब्दों को पढ़िए तो रेटरिक ज्यादा है। एक शब्द मिलेगा नॉट विद स्टैंडिंग, जगह 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 नॉट विद स्टैंडिंग, कुछ मतलब नहीं लेकिन आएगा, क्योंकि वो उनकी परंपरा है। अब ध्यान दीजिए कि ये उनकी मान्यता है कि राजा जितनी जटिल भाषा में बात करे उतना ही अच्छा है, क्योंकि समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आए तो दूरी रहेगी, तो दूरी ही रखनी है। राजा और प्रजा मिलने नहीं चाहिए, दूर दूर रहने चाहिए। अब दूर दूर रहने के लिए अरिस्टोटल कहता है कि राजा का रहन सहन प्रजा से अलग होना चाहिए, खान पान भी अलग होना चाहिए, बोलचाल की भाषा अलग होनी चाहिए, आदेश की भाषा अलग होनी चाहिए, तंत्र बिल्कुल अलग होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह का। अब इसके बाद अब जो राजा का रूलिंग क्लास है, वो क्लास अगर कुछ राजा को सुझाव दे तो राजा मानता है, लेकिन नीचे से कोई सुझाव राजा के पास नहीं आता कभी भी। रूलिंग क्लास को सुझाव दे सकता है उसी को। और ये जो अरिस्टोटल एक और बात कह रहा है कि फिजूल खर्ची तो राजा का मौलिक अधिकार है, अरिस्टोटल कह रहा है। हाँ, अरिस्टोटल कह रहा है, उसी के शब्द में, बस इतना ही है कि वो अंग्रेजी में कहा है उसने, मैंने हिंदी करके आपको सुना दी। अरिस्टोटल कह रहा है कि फिजूल खर्ची करना राजा का अधिकार है। तो आपसे टैक्स का पैसा लिया, उसको फिजूल खर्च कर रहा है, तो अधिकार है ये तो उसका। आप उसमें चुप वो नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इसने हमारे टैक्स के पैसे का फिजूल खर्ची किया वगैरह। अब वो फिजूल खर्ची कैसे कर सकता है? सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची राजा करता है दावतों में। डिनर पार्टीज होते हैं राजा के, तो डिनर पार्टीज में रूलिंग क्लास के लोगों को इनवाइट किया जाता, और एक डिनर पार्टी 7 घंटे 8 घंटे चलती है। दोपहर 2-2:30 बजे से शुरू होती है, रात 10-11 बजे तक समाप्त होती है। शराब के कई दौर चलेंगे, फिर डांस का प्रोग्राम होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर थोड़ा खाना खाएंगे, फिर शराब पिएंगे, ऐसे 6-7 घंटे की उनके यहाँ डिनर पार्टी है। और औसतन हर राजा सप्ताह में 1 दिन या सप्ताह में 2 दिन डिनर पार्टी करता है, उसमें उसका सबसे ज्यादा खर्चा होता है।
दूसरा, कभी अपने मनोरंजन के लिए कुछ करता है तो उसमें खर्च होता है। तीसरा, उसके गुलामों पे सबसे ज्यादा खर्च होता है, जो उसने गुलाम पाले हुए हैं। तो टैक्स के पैसे का खर्चा इस तरह से होता है। राजा के साथ जो रूलिंग क्लास है उसमें जमींदार वगैरह भी है। तो ये जो जमींदारी प्रथा है ये तो यूरोप से भारत में आई है। भारत में कभी जमींदारी नहीं रही है। यूरोप के संपर्क में आने के बाद इस देश में जमींदारी शुरू हुई है। राजा का जन्मदिन बहुत भव्य पैमाने पर मनाया जाता है। राजा का, रानी का कभी भी नहीं। इस बात का ध्यान दें, रानी का कभी भी नहीं, राजा का ही जन्मदिन मनाया जाएगा, बहुत भव्य पैमाने पर मनाया जाएगा। उसमें बहुत सारे पैसे वैसे खर्च होंगे। अब अंत में राजा जब मरेगा उसके समय का एक दो वर्णन करता हूं। राजा अगर मरेगा तो उसकी यात्रा वात्रा निकलेगी, डेड बॉडी निकाली जाएगी वगैरह, और उसके लिए स्मारक बनाया जाएगा। जहां उसको दफन करेंगे वहां स्मारक बनेगा। स्मारक बनेगा, वहां पर बड़े बड़े उसके मूर्ति स्टैच्यूज लगाए जाएंगे, उसमें पत्थर लगाए जाएंगे, उस पर एनग्रेव माने कार्विंग किया जाएगा, और उसमें लिखा जाएगा कि ये राजा था, इस दिन पैदा हुआ, इस दिन मरा, इतने दिन इसने शासन किया, इतने मजदूरों को उसने ऐसी सजा दी, उतने मजदूरों को ऐसी सजा दी, इतने गुलामों को ऐसे मारा, उतने को ऐसे मारा, इसकी 40 पत्नियां थी या 50 पत्नियां थी, इसके 100 बच्चे थे, सब लावारिस थे। ये सब उस पर लिखा जाएगा, पूरा लाइफ हिस्ट्री लिखा जाएगा। कहां पर? जो उसका स्मारक है, जहां पर उसको दफन किया गया है। तो आपने सिमेट्रीज देखी, हर एक सिमेट्री में आपने देखा वो एक पत्थर लगा रहता है, वो नकल वही है। उस पत्थर पे यहां तो थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि हिंदुस्तान में आते आते कुछ तो भारतीयता आ जाती है ना, लेकिन यूरोप में आप जाएंगे और वहां की सिमेट्रीज को देखेंगे तो विशाल विशाल पत्थर है, उस पे सब लिखा हुआ है। फलाना राजा था, इस दिन पैदा हुआ, इस दिन मरा, इतने गुलाम थे, इतनी पत्नियां थी, इतने नौकर थे, इतने चाकर थे, इतने लोगों को डेथ का सजा दिया, इतने को ऐसे मारा, उतने को ऐसे पीटा, इतनी बार उसने मनोरंजन किया, इतनी बार नहीं किया, वगैरह वगैरह सब डिटेल हिस्ट्री लिखा जाएगा। उसी को स्मारक कहते हैं। और हमने, ये मूर्खों ने, हमने भी नकल कर लिया स्मारक बनाने का उन्हीं से। ये जो बनाए जाते हैं ना स्मारक हिंदुस्तान में, तो ये जवाहरलाल नेहरू का स्मारक है, तो सरदार पटेल का स्मारक है, तो ये तो हिंदुस्तानी थोड़ी है परंपरा, ये तो यूरोप से आई हुई है। भगवान राम का कहीं स्मारक देखा आपने? मंदिर देखा होगा, स्मारक नहीं बनते हमारे यहाँ। कृष्ण का भी नहीं देखा होगा, युधिष्ठिर दुर्योधन का नहीं मिलेगा, अर्जुन का नहीं मिलेगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा। सरदार पटेल का भी मिल जाएगा। अब तो महात्मा गांधी के भी स्मारक बना दिए हैं सब लोगों ने। हालांकि गांधी जी मरने के पहले ये कह गए थे, लेकिन माना नहीं ये गांधी जी की बात को। वो कभी भी इस स्मारक के समर्थन में नहीं रहे, लेकिन बना दिए हैं। अब गली चौराहे पे स्मारक बनते हैं, तो अब तक मरने पे बनते थे, अब बिना मरे भी लोगों ने बनवाने शुरू कर दिए कि पता नहीं मेरे मरने के बाद बनाया कि नहीं बनाया। हर मोहल्ले का एक छुटभैया नेता अपना स्मारक बना के चला जाता है, और फिर सड़क उसके नाम से होनी चाहिए। ये यूरोप की परंपरा। अभी मैं आ रहा हूं। यूरोप की सारी गलियां, सारी सड़कें रूलिंग क्लास के लोगों के नाम पर हैं। तो यहां भी वही है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग, अच्युतानंद मिश्र मार्ग, अंबेडकर मार्ग, तो फलाना मार्ग, तो ढिमाका मार्ग। ये तो वहां से आया हुआ है। स्मारक वहां बनाए जाएंगे, मार्ग वहां बनाया जाएगा, और फिर उन स्मारकों और मार्गों के नजदीक कुछ घर बनाए जाएंगे जहां पर कोई आ सके, देख सके, रह सके, ठहर सके, वगैरह वगैरह। अच्छा, नागरिक किसको कहते हैं? अरिस्टोटल की डेफिनेशन पढ़िए, बहुत सुंदर डेफिनेशन उसने दी। नागरिक कौन है, सिटीजन कौन है? तो वो कह रहा है अरिस्टोटल कि नागरिक यूरोप में वही है जो बिना श्रम किए हुए आराम और विलासिता से जीवन बिताए, वो नागरिक है। यह अरिस्टोटल का डेफिनेशन। कभी अरिस्टोटल को पढ़ लीजिए, उसकी 3-4 किताबें हैं, मुख्य मुख्य किताबें उसकी 3-4 हैं। उसकी एक तो मेजर किताब है जो जिसको मैंने सबसे ज्यादा देखा, वो रिपब्लिक। उसमें ये सब वो कह रहा है। तो वो कह क्या रहा है कि नागरिक कौन है? बिना श्रम किए हुए विलासिता से और आराम से जीवन बिताए, वो नागरिक है। बाकी तो नागरिक नहीं है, सब नौकर हैं, गुलाम हैं।
माने जो श्रम करता है वो नागरिक नहीं है, ये है। तो यहां तो यही है ना, नागरिक तो यही है ना, जो ऊपर का 4-5 करोड़ है, हम तो सब उनके नौकर जैसे ही है ना। जो श्रम करने वाला, ये हम कहते हैं ना श्रम करने वाले को नहीं मिलता, तो क्यों मिलेगा? क्योंकि अरिस्टोटल कह के चला गया कि श्रम करने वाले को उतना ही मिलना चाहिए जितना भी वो जिंदा रह सके। तो अब जब किसी समाज में आप ये मान्यता लेके चलेंगे कि श्रम करने वाले को तो नागरिक नहीं माना जाएगा, वो नौकर ही होगा, तो श्रम के प्रति उनकी जो दृष्टि होगी वो क्या होगी? हरेक व्यक्ति राजा के क्लास में एंटर होने की कोशिश क्यों करेगा यूरोप में? श्रम से बचने के लिए। मैं राजा के नजदीक चला जाऊं, श्रम नहीं करना पड़ेगा, आराम से रहूंगा, विलासिता का जीवन बिताऊंगा। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? मैं सरकारी नौकरी में चला जाऊं, श्रम करना नहीं पड़ेगा, आराम और विलासिता से जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये नौकरी की इतनी मारामारी क्यों है? वो यूरोप में है तो वो यहां भी आ गई है। सरकारी नौकरी माने राजा की नौकरी। तो वहां राजा की नौकरी करने वाले लोगों के मन में बस एक ही बात है कि हमें राजा के नजदीक जाना है, श्रम से बचने के लिए, आराम से और विलासिता से जीवन बिताने के लिए। तो यहां क्या है? हर आदमी राजा के नजदीक, माने प्राइम मिनिस्टर का जो तंत्र है उसमें घुसने की हरेक की कोशिश है। मैं आईसीएस हो जाऊं, मैं आईपीएस हो जाऊं, मैं आईआरएस हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, काहे के लिए? बिना श्रम किए हुए विलासिता और आराम का जीवन बिताने के लिए। ये यूरोप की परंपरा है, उनकी मान्यता है वैसी।